वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल आरबी सोनल क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का तहे दिल के साथ में, खुशामदीद करते हैं, जियानु कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज ये तमाम जितने भी साथी हैं जल्दी से आ जाइए। सैटरडे की क्लास आप लोगों की केमिस्ट्री की ऑफ थी, तो आज दोबारा वापस आपके सामने हाजिर हुए हैं और लगभग ये आज और कल के टाइम के साथ में अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट क्वेश्चंस का सिलसिला जो है वो शुरुआत कर दी जाएगी आपकी। तो आप लोगों को मैंने बेटा जी लगभग 1 वीक से आप लोगों को मैं 1 वीक तो क्या हुआ, लगभग 2-3 वीक हो गए आप लोगों को कह रहा हूँ कि पिछला जो चैप्टर्स तुम लोगों ने कर रखे हैं उसको आप लोग रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे रिवाइज करते रहो, ताकि जो क्वेश्चंस आप लोगों को फिर मैं आप लोगों को दूंगा, है ना, तो वो क्वेश्चंस फिर आप आसानी के साथ में उसको सोल्व भी कर लोगे और अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करोगे। क्योंकि टाइम अपने पास में इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी अपने लगभग मान करके चलो लगभग 20-22 दिन के बाद में आप लोगों के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं लगभग, है ना। हाँ, तो 1 मंथ मान के चलो आप लोग, बड़ी मुश्किल से, इतना भी नहीं है अपने पास में तो अमूमन तौर पे देखा जाए तो बेटा जब आप लोगों ने खूब मेहनत करनी है, जोरों शोरों के साथ मेहनत करनी है और अपने फिर जैसे 11th को अच्छी तरह से पास आउट कर लेंगे तो फिर 12th के अंदर तो आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी वगैरह नहीं होगी, है ना। इसलिए पढ़ते रहो आप लोग, जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ज्यादा पढ़ा करो आप। चलिएगा आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पिछली क्लासेस के अंतर्गत तुम लोगों ने कुछ डेफिनेशन आप लोग डिस्कस कर रहे हो, जहां तक मेरा विचार है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, तुम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ टाइप्स ऑफ द एंथैल्पी, जिसमें आप लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन एंड वेपोराइजेशन के बारे में तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और शायद आज हम लोगों ने फ्यूजन एंथैल्पी के बारे में, आई एम सॉरी, फ्यूजन एंथैल्पी भी होगी थी, है ना। फ्यूजन एंथैल्पी के बारे में भी पढ़ लिया था आप लोगों ने, और सब्लिमेशन के बारे में भी शायद तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था, शायद तक मैं भी हो सकता है नहीं किया था। सब्लिमेशन और कंप्यूशन एंथैल्पी रहेगी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं अपने आज नेक्स्ट आगे। हमने वेपोराइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज बेटा जी स्टार्टिंग करेंगे अपने सब्लिमेशन एंथैल्पी से। सब्लिमेशन एंथैल्पी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एच एस यू बी से, है ना, स्मॉल लेटर में लिख दो चाहे। सब्लिमेशन एंथैल्पी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, यही कहते हैं। जानते होंगे आप लोग क्या होता है ये सब्लिमेशन एंथैल्पी के बारे में। तो प्रोसेस आपको पता होगा कि सब्लिमेशन का मीन क्या होता है। आप जानते हो कि किसी भी सॉलिड चीज की अगर अपने अपने हीट करते हैं, है ना, टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो जनरली वो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है ना। और लिक्विड फॉर्म को फिर तुम लोग अगर टेम्परेचर देते हो तो तुम लोग उसको किस में चेंज कर दोगे, वेपर बोले तो गैस में चेंज कर दोगे। तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना बेटा जी कहलाती है मेल्टिंग, है ना, या फ्यूजन बोल दो इसको, आप फ्यूजन बोल सकते हो। अच्छा, लिक्विड से गैस में चेंज करने को तुम लोगों ने पढ़ा है वेपोराइजेशन बोलते हैं, अपने वाष्पीकरण। लेकिन अपने अब क्या कर रहे हैं, अब अपने कर क्या रहे हैं, अपने सीधा सॉलिड से सीधा गैस में चेंज कर रहे हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो देयर आर द सम टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल जिनको अगर हम लोग हीट करें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनको अगर हम लोग हीट करें सो दे कन्वर्ट डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म टू डायरेक्ट गैसेस फॉर्म। तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किसमें, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो चेंज होने में जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी, उनमें जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो वो उनकी क्या कहलाएगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी कहलाती है ना। तो यहां लिखना चाहो तो लिख देना बेटा जी। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और इस प्रोसेस में जो ऊर्जा में चेंजिंग आती है, जो एंथैल्पी में चेंजिंग आएगी, वो एंथैल्पी चेंजिंग आप लोगों की क्या कहलाएगी, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी, है ना। तो कह सकते हो जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन
होता है तो एंथैल्पी में आया परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहलाती है ना। बिल्कुल सिंपल है, आप लोग इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप इनका प्रोसेस समझो कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में करना चाहते हैं, अगर अपने मेल्ट करना चाहते हैं तो मेल्ट करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या जितनी एनर्जी की चेंजिंग होगी उसको हम लोग बोल देते हैं फ्यूजन एंथैल्पी, मेल्टिंग एंथैल्पी भी बोल सकते हो आप। अच्छा, लिक्विड को कल तुम लोगों ने गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो लिक्विड को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो हमारी वेपराइजेशन एंथैल्पी। But today we discuss about that there are some types of the substance which convert solid form to direct in the gaseous form, so enthalpy changing that's known as which enthalpy changing that's known as the sublimation enthalpy। यानी कि इसमें जो चेंज होने में जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? इसमें अच्छा, एक चीज दिख रही होगी आप लोगों को, क्या दिख रही है कि सब्लिमेशन का मतलब होता है कि हमने पहले इसको इसमें चेंज किया, इसमें चेंज किया, लेकिन सब्लिमेशन का मतलब डायरेक्ट चेंज हो रहा है ना। यानी कि अगर मैं बात बताऊं तो सब्लिमेशन प्रोसेस में दो प्रोसेस काउंट हो रहे कि नहीं हो रहे? नंबर पहला प्रोसेस ये और दूसरा प्रोसेस ये। इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसलिए मेरे प्यारे रसगुल्ला आप ये भी कह सकते हो कि सब्लिमेशन एंथैल्पी जो होगी है ना वो इज इक्वल बराबर में होगी किसके? फ्यूजन एंथैल्पी प्लस वेपोराइजेशन एंथैल्पी के। इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यानी कि मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी? डेल्टा एच फ्यूजन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन एंथैल्पी। आ गई बात समझ में? तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि सब्लिमेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए शायद तक में भी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अपने। जैसे अपने मान लीजिएगा एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो NH4Cl, इसका नाम है बेटा ये अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड को अगर आप लोग डायरेक्ट हीट कर रहे हो, अच्छा ये ऐसे नहीं लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट हीट कर रहे हो तो ये सॉलिड फॉर्म से मेरे रसगुल्लो किस में चेंज हो जाएगा? NH4Cl गैसेस में। अच्छा, इसको कूल करो, कूल करोगे तो डायरेक्ट वापस किस में चेंज हो जाएगा? वो गैसेस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जो सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, और यदि उस गैस को अपने कूल करें, ठंडा करें, तो वो गैस से सीधा डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। तो जो चेंजिंग होगी एनर्जी की या एंथैल्पी की, उसी को तुमने क्या नाम दिया है? सब्लिमेशन एंथैल्पी। हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने। आगे बात करते हैं बेटा जी कंब्यूशन एंथैल्पी के बारे में। कंब्यूशन का मतलब जानते ही होंगे आप, एंथैल्पी है ना, दहन एंथैल्पी। दहन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगर आप लोग क्या कर रहे हो, जला रहे हो, दहन करवा रहे हो, कंब्यूशन कर रहे हो जिसका तुम लोग आप, तो जब किसी भी हाइड्रोकार्बन पदार्थ का अगर हम लोग कंब्यूशन करवाएं एयर की प्रेजेंस में, उसको हम लोग दहन करवाएं, तो दहन करवाने पर वो किस में चेंज हो जाता है मेरे रसगुल्ले? CO2 और प्लस में किस में चेंज हो जाता है? H2O में चेंज हो जाता है ना। तो जैसे मान लीजिएगा अपने बात करते हैं मेथेन की बात करते हैं। अब मेथेन को मैं एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं, तो हीट करने पर तुम लोगों को एक तो CO2 मिलेगी मेरे रसगुल्ले, और एक क्या मिलेगी? H2O का फॉर्मेशन होगा। ये लीजिए समीकरण को बैलेंस कर देते हैं अपने, और साथ में तुम लोगों को कुछ मात्रा में क्या मिलेगी बेटा? एनर्जी मिलेगी, है या नहीं है? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, मतलब चेंज हो रही कि नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है। जब किसी पदार्थ को एयर की प्रेजेंस में क्या करवाते हैं? कंब्यूशन करवाते हैं, दहन करवाते हैं, तो दहन करवाने के पश्चात जो एनर्जी चेंज हो जाती है उसी एनर्जी को तुम क्या कहते हो? कंब्यूशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन को लेकर के आ जाओ, जैसे हम लोग लेकर के आ जाते हैं C5H12 लेकर के आ जाते हैं, इसको हमने एयर की प्रेजेंस में हीट किया, तो बेटा जी एक तो मिलेगा हम लोगों को CO2 और एक हम लोगों को मिलेगा 6H2O, और प्लस में क्या मिलेगी मेरे प्यारे साथियों? एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन को बैलेंस करना मैंने पहले सिखा रखा है,
है ना। 10 और 6 कितने हो गए बेटा जी, 16 हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग बैलेंस कर सकते हो, है ना। मतलब जैसे आप बेंजीन ले लो, बेंजीन को अगर अपने एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो एयर की प्रेजेंस में हीट करने पर इसमें भी अपने को क्या मिलेगा, CO2 प्लस में क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में कुछ एनर्जी मिलेगी, है या नहीं। रिएक्शन को बैलेंस करो, कितने हो गए 12 और 3 15, 15 बोले तो 15/2। तो जब किसी सब्सटेंस को आप लोग एयर की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हो, कंब्यूशन करवा रहे हो, जला रहे हो, दहन करवा रहे हो, तो दहन करवाने पर ऊर्जा में जो चेंजिंग आएगी, जो एंथैल्पी में जो चेंजिंग आएगी, वही एंथैल्पी आपकी क्या कहलाती है, कंब्यूशन एंथैल्पी कहलाती है। लिखना चाहो तो लिख देना बेटा जी। जब किसी पदार्थ को क्या करते हैं, पदार्थ को नहीं, पदार्थ का दहन करवाते हैं तो ऊर्जा या एंथैल्पी में आने वाला परिवर्तन दहन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो किससे शो किया जाता है, इसको शो किया जाता है डेल्टा HCOM, कंब्यूशन एंथैल्पी से इसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो आपको ये जितनी भी डेफिनेशंस आप लोगों को मैंने करवाई मेरे प्यारे साथियों, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि अगर आप लोग इनके प्रोसेस के बारे में आपको पता है तो आप इनको आसानी से लिख सकते हो, है ना। अच्छा, और आप लोगों को लास्ट में इस एक समीकरण के साथ में आप लोगों को एक डेफिनेशन और बता देता हूं। कई बार वो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, अभिक्रिया एंथैल्पी किसे कहते हैं। अभिक्रिया एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, यानी कि रिएक्शन एंथैल्पी किसे कहते हैं। जिसको लिख देते हैं डेल्टा HR से। इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन एंथैल्पी का मतलब है बेटा जी, ये सभी टाइप की रिएक्शंस का बाप है ये, है ना। अगर आप लोग किसी भी प्रोसेस में फ्यूजन करवा रहे हो, कंब्यूशन करवा रहे हो, या फिर वेपोराइजेशन करवा रहे हो, या बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, या बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो भी प्रोसेस आप लोग कर रहे हो, उसी प्रोसेस में जो एंथैल्पी में चेंजिंग हो रही है, वो एंथैल्पी चेंजिंग आप लोगों की रिएक्शन एंथैल्पी भी कहलाती है। नहीं समझे बात। जैसे मान लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, जैसे H2O लिक्विड फॉर्म में है, इसको मैंने क्या किया बेटा जी, गर्म किया, हीट दिया, तो हीट देने पर ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मुझे बताओ क्या करवाया मैंने, वेपोराइजेशन करवाया कि नहीं करवाया। बिल्कुल यहां पे वेपोराइजेशन करवाया मैंने, वेपोराइजेशन करवाया, बोले तो वाष्पीकरण करवाया हम लोगों ने। और हम लोगों ने पढ़ा है कि वाष्पीकरण करवाने पर जो एनर्जी में चेंजिंग आती है, उस एनर्जी को तुमने क्या नाम दिया था, डेल्टा H वेपोराइजेशन नाम दिया था, है या नहीं। क्या ये एक रिएक्शन चल रही है क्या, बिल्कुल ये प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म से कौन सी फॉर्म में हो रहा है, लिक्विड फॉर्म से ये गैसेस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एक प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया वेपोराइजेशन प्रोसेस, और इसमें जो एंथैल्पी में जो चेंजिंग आएगी उसको नाम दे दिया हमने डेल्टा H वेपोराइजेशन। अच्छा, इस प्रोसेस की अगर अपने बात करें तो ये एक प्रोसेस भी है, एक रिएक्शन भी कह सकते हैं अपने, कि रिएक्टेंट जो था वो लिक्विड फॉर्म से हमने किस में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट बोले तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। हाँ ठीक है, इसको एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन ही कह सकते हैं, लेकिन रिएक्शन तो कह सकते हैं ना इसको अपने। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंजिंग हो रही है उसको भी तुम क्या कह सकते हो, रिएक्शन एंथैल्पी कह सकते हो। अब ये रिएक्शन एंथैल्पी में जो चेंजिंग आएगी उसको तुमने वेपोराइजेशन नाम दिया, बोले तो ये वेपोराइजेशन एंथैल्पी रिएक्शन एंथैल्पी के बराबर होगी, है या नहीं। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। दूसरा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया, जैसे H2O है सॉलिड फॉर्म में, बोले तो आई से, ये आई से। अच्छा, इसको आप लोग मेल्ट कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो लोग लिक्विड फॉर्म में तुमने कन्वर्ट कर दिया, लोग किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने को तुम लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है, फ्यूजन एंथैल्पी नाम दिया, दहन सॉरी गलन, गला दिया तुमने, इसको पिघला दिया। तो फ्यूजन एंथैल्पी में चेंजिंग बोले तो डेल्टा H फ्यूजन एंथैल्पी बोलेंगे इसको अपने। अच्छा, प्रोसेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बिल्कुल प्रोसेस चल रहा है, रिएक्शन चल रही है। आइस को हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वाटर में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल रिएक्शन तो नहीं है लेकिन रिएक्शन तो चल रही है ना।
तो प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में आने वाली जो केमिकल रिएक्शन जो एंथैल्पी होगी वो किसके बराबर होगी, रिएक्शन एंथैल्पी के बराबर होगी, फ्यूजन एंथैल्पी। यानी कि जितने भी प्रोसेस में तुमने अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े थे उन सभी की एंथैल्पी परिवर्तन का जो मान होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी रिएक्शन एंथैल्पी कहलाती है। यानी कि अपने कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक एंथैल्पी कहलाती है, सॉरी अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है ना। तो डेफिनेशन इसकी भी अगर आप लोग लिखना चाहो तो मेरे प्यारे साथी लिख देना, किसी रासायनिक नहीं लिखेंगे अपने, सीधा केमिकल अभिक्रिया ना लिखकर के सीधा लिखेंगे, किसी अभिक्रिया के दौरान एंथैल्पी में आया परिवर्तन ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया एंथैल्पी कहलाती है ना। जिसको किसके द्वारा शो किया जाता है, डेल्टा एच आर से क्या किया जाता है मेरे रसगुल्लो, प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी बेटा जी जिनके बारे में आप लोगों से कंसीडर किया जा सकता है, एनुअल एग्जाम के अंतर्गत पूछी जा सकती है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है, सीधा पूछ लेगा फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होती है, गलन एंथैल्पी क्या होती है। तो ये तमाम चीजें तुम लोगों ने डिस्कस की है ना, इनके बारे में तुम लोग एक एक करके देख लेना। लेटिस एंथैल्पी में बाद में करवाऊंगा, जालक एंथैल्पी जो बची हुई है अपन वो डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि जालक एंथैल्पी हमारे लिए काफी प्रॉब्लम खड़ी करती है, क्योंकि हम आसानी से जालक एंथैल्पी को बोले तो लेटिस एंथैल्पी को अपने इजीली फाइंड नहीं कर सकते। वो तमाम बातें हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मेरे ख्याल से जितनी भी अभी तक मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस करवाई हैं उन डेफिनेशंस में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिएगा, ये टॉपिक हमारा एक फिनिश हुआ। इसी के साथ में एक नया टॉपिक लेकर के चलते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों, हेस रूल। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, पिछला टॉपिक भी जो हुआ अभी आप लोगों का वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम लोगों का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्ले, क्योंकि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। हेस रूल क्या कहता है, ये हेस रूल किसके बारे में बोलता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हेस रूल का मतलब क्या है, आसानी तरीके से समझाता हूं तुम्हें कि कोई रिएक्शन है जिसमें बेटा जी ए से बन रहा है बी, क्या बन रहा है, ए से बन रहा है बी, और ए से जब बी बन रहा है तो एंथैल्पी में परिवर्तन हो गया, मान लो बेटा जी डेल्टा एच, या तो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्माशोषी, वो बात अलग है। मतलब एंथैल्पी में चेंजिंग कितनी हो गई, या तो डेल्टा एच एंथैल्पी बढ़ गई या डेल्टा एच एंथैल्पी घट गई, मतलब डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज हो गई। कब? जब ए से तुमने बी बनाया। अच्छा, अब हेस का रूल क्या कहता है? हेस का नियम कहता है कि अगर हम किसी रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, व्हेन एनी रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, जब कोई भी रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो जो एंथैल्पी चेंजिंग होती है वो एंथैल्पी चेंजिंग का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब वो स्थिर रहेगा। यदि आप रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ या रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बना करके पहले हमने कुछ मिडिल प्रोडक्ट बनाए, मिडिल प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाए, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंजिंग आएगी तो वो क्या कहलाएगी बेटा जी, डेल्टा एच के बराबर ही होगी। यानी कि मैं मतलब आपको एक बात बताऊं, तो जैसे मान लो अपने यहां पे खड़े हैं, हेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, वैसे तो फाइनल नहीं है, और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यहां तक पहुंचना है ना, हमारा टारगेट है यहां तक पहुंचना है, ठीक है ना, वो मंदिर है मान लो। अच्छा ये लो, ठीक है, हाँ। अच्छा, अब क्या करना है, अब अपने या तो डायरेक्ट पहुंच जाए यहां तक तो डेल्टा एच वैल्यू लगेगी, या फिर मैं घूमता हुआ पहले चला गया बेटा जी, कहां चला गया, पहले मैं चला गया अपने घर, घर पे जाने के बाद मैं चला गया दुकान, दुकान जाने के बाद मैं चला गया फिर मंदिर।
यानी कि अगर डायरेक्ट जाता तो कितनी एंथैल्पी लगती मुझे, डेल्टा एच। अब मैं घूम करके जा रहा हूं, यहां से पहले घर गया तो यहां डेल्टा एच 1 लगी, घर से फिर मैं दुकान गया डेल्टा एच 2 लगी, फिर दुकान से मैं मंदिर तक पहुंचा डेल्टा एच 3 लगी। तो हेस का नियम क्या कहता है, यदि आप लोग डायरेक्ट फॉर्मेशन कर रहे हो तो वो एंथैल्पी का मान घूम फिर करके एंथैल्पियों के मान के क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो यही प्रोसेस मैं आप लोगों को यूं ना समझाकर मैं मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से आप लोगों को समझाता हूं। ए से पहले तुमने बनाया सी, सी से बनाया तुमने डी, और डी से तुमने बनाया फिर बी। डायरेक्ट बना रहे हो तो पहले डेल्टा एच का मान लगेगा बेटा, और घूम फिर के बना रहे हो तो यहां लगेगा डेल्टा एच 1, यहां लग रहा है डेल्टा एच 2, यहां लग रहा है डेल्टा एच 3। तो हेस के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो हेस के अकॉर्डिंग, हेस के नियमानुसार क्या लिख सकते हैं अपने, डेल्टा एच का मान क्या होगा, डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 के सम के बराबर होगा। बात आई समझ में? हाँ, तो हेस ने क्या कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से सीधा उत्पाद बनता है तो दो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, वो एंथैल्पी में आने वाला परिवर्तन सदैव नियत रहेगा। चाहे हम किसी भी मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण करें और उसके पश्चात अगर हम लोग फाइनल उत्पाद का मतलब अंतिम उत्पाद का निर्माण करें तो उनमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी वो एंथैल्पी परिवर्तन और प्रारंभिक रिएक्शन में हमने सीधा अभिक्रिया बनाई थी, सीधा उत्पाद का फॉर्मेशन किया था, उस एंथैल्पी की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना? तो हेस ने क्या लिखा था, लिख सकते हो बेटा जी आप लोग। हेस के अनुसार अभिकारक से सीधे उत्पाद के निर्माण में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन सदैव नियत रहता है, यद्यपि उत्पाद के निर्माण से पूर्व चाहे मध्यवर्ती उत्पादों का निर्माण हो। यानी कि देखो हम लोग पहले ए से बी बना रहे हैं डायरेक्ट, तो डेल्टा एच, अब ये मान हमेशा नियत रहेगा, बीच में चाहे कितने भी मध्यवर्ती उत्पाद बने उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है ना? तो ये हमेशा नियत रहेगा, यानी डेल्टा एच मान लगेगा तो लगेगा, तो डेल्टा एच का मान इसके और इसके क्या रहेगा बेटा जी, बराबर रहेगा। ये नियम हमारा क्या था, हेस का रूल था। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? तो हेस ने क्या कहा था कि किसी अभिक्रिया में यदि अभिकारक से डायरेक्ट उत्पाद बनता है तो जितनी एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो क्या होगा, नियत होगा, चाहे मध्यवर्ती कितने भी उत्पादों का क्या कर लिया जा सकता हो, निर्माण कर लिया जा सके। जैसे मान लो प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाएगा बेटा जी, क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे ए से बन गया बेटा जी पहले बी, ठीक है जी, और बी से बन गया आप लोगों का बी से बन गया सी, ये लो सी। क्लियर है बात? अब आप लोगों से पूछेगा कि ए से सी के निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा, ये प्रश्न आ गया। ए से पहले बी बन रहा है, बी से फिर सी बन रहा है, और ये पूछ रहा है कि ए से सी के निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा। तो हेस ने बताया था कि बेटा जी अगर हम लोग ए से डायरेक्ट सी बनाएं तो जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी वो पहले बेटा जी बीच में क्या बना, पहले ए से बना बी और बी से क्या बना सी,
है या नहीं है? इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? इसको मैं डेल्टा एच वन मान लेता हूं, इसको डेल्टा एच टू मान लेता हूं, तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच बराबर में होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू, ये लिख सकते हैं अपने। अच्छा, मान लो यहां पे उसने डेल्टा एच वन का मान दे दिया, मान लीजिए बेटा जी 20 किलो जूल, यहां दे दिया मान लो डेल्टा एच टू का मान दे दिया मान लो 40 किलो जूल। तो मेरे ख्याल से अब इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो। हाँ, तो देखो ए से सी डायरेक्ट बनाना है तो डेल्टा एच का मान अपने को फाइंड करना है, लेकिन पहले ये क्या बन रहा है, ए से बी फिर बी से सी, ए से बी बी से सी। ए से बी बनने में डेल्टा एच का मान कितना है आप लोगों को दे रखा है, इसका मान भी दे रखा है, तो मेरे ख्याल से डेल्टा एच की वैल्यू तुम लोग निकाल लोगे 20 प्लस में 40 किलो जूल में, किलो जूल में याद कर लो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितने आ गए बेटा 60 किलो जूल। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों से कंसीडर किए जा सकते हैं। अच्छा ये लो फिर एक दो टाइप का क्वेश्चन और देखो, ये लो P से बन गया बेटा Q और 2Q से बन गया बेटा जी 2R, ठीक है ना। हाँ, प्रश्न पूछ रहा है निम्न में P से R के निर्माण में एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, ये लो करके बताओ जरा। वैल्यूज में रख देता हूं यहां पे, डेल्टा H1 का मान दे दिया मान लो 20 किलो जूल और डेल्टा H2 का मान दे दिया 50 किलो जूल। बताओ कैसे होगा क्वेश्चन। सीधा देखो पीसीआर बनाने का पूछ रहा है, ये पीसीआर है ना। अभी अपने जानते हैं हैश के अकॉर्डिंग टू हैश के अकॉर्डिंग चले बेटा जी, तो P से हमको डायरेक्ट R बनाना है, लेकिन रिएक्शन में तो पहले P से Q बन रहा है, P से पहले क्या बन रहा है Q बन रहा है, और Q से फिर R बन रहा है, Q से फिर आप लोगों का R बन रहा है ना। और हमको पूछा क्या है, P से R के बारे में पूछा है। अच्छा मान लो ये डेल्टा H दे दिया, इसका मान लिख देता हूं मैं डेल्टा H1, इसका मान दे देता हूं डेल्टा H2। देखो वैल्यूज दे रखी है, डेल्टा H का मान कितना दिया हुआ है 20 किलो जूल दिया हुआ है, और डेल्टा H2 का मान कितना दिया हुआ है तुम लोगों को 50 किलो जूल दे रखा है। जल्दी से करो फटाक से, कितना आ रहा है 70 आ रहा है या कितना आ रहा है 120 आ रहा है। आ जाओ। तो बेटा जब ऐसे क्वेश्चन आए ना तब अपने जानते हैं डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होती है। लेकिन अभिक्रिया को देखो, इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में 2Q जो है वो 2R में चेंज हो रहा है ना, मैं डबल एंथैल्पी दे रखी तो डबल एंथैल्पी यूज करनी पड़ेगी हमें, है ना, अभिक्रिया के अनुसार। अभिक्रिया के अनुसार ये आएगा बेटे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस 2 डेल्टा H2। सो डेल्टा H अब आपको समझ में आ गया होगा, डेल्टा H1 का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ बेटा 20 प्लस 2 इंटू इसका मान दिया हुआ है 50, तो मेरे पैरेंट्स को लगभग कितना 120 किलो जूल। जिसका आंसर सही होगा वो देख लेना बेटा, 70 किलो जूल नहीं आएगा। देखो रिएक्शन में क्या दे रखा उसने 2R, है ना, अगर 3 होते तो 3 से मल्टीपल कर देते। तो मेरे ख्याल से आपको हैश के रूल के बारे में पता चल गया होगा। तो मध्यवर्ती उत्पाद चाहे कितने भी बने उनसे अपने को लेना देना नहीं है। तो हैश ने कहा था कि रिएक्टेंट से फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो जो एंथैल्पी में आने वाला परिवर्तन होगा मेरे प्यारे साथियों, वो एंथैल्पी में आने वाला परिवर्तन सदैव क्या होगा, नियत होगा, चाहे मध्य बनने वाले उत्पाद कितने भी बने। क्लियर है बात। तो आइए, तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जाते जाते दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, उसके बारे में देखो आप, ये लीजिए, सॉल्व करना है तो मैं आपको दे देता हूं मैं, ये लो P से Q बन रहा है, Q से ये लो 3 लिख देता हूं, यहाँ 3R का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां दे देता हूं डेल्टा H का मान दे देता हूं, डेल्टा H1 दिया है बेटा जी 100 किलो जूल, और डेल्टा H2 का मान दिया हुआ मेरे पेरेंट्स को 50 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ क्या रहा है, ये लीजिए P प्लस R इज इक्वल टू Q, निम्न
अभिक्रिया के लिए आई एम सॉरी एंथैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को थोड़ा मैंने उल्टा बना दिया, चेंज कर दिया मैंने थोड़ा, क्वेश्चन देख लेना आप लोग। तो ये मैं क्वेश्चन दिया मैंने आपको, एंथैल्पी परिवर्तन पूछ रहा है वो P प्लस R से Q, इसका पूछ रहा है, ध्यान रखना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। लेकिन देख कर P से Q बनाना है और Q से R, इसका वैल्यू दे रखी तुम लोगों को ये वाली, लेकिन वो समीकरण में तुम्हें से क्या पूछना चाहता है, वो आप लोगों से पूछना चाहता है P प्लस R से Q का फॉर्मेशन हो रहा है, तो बताओ इस रिएक्शन में एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा। मेरे ख्याल से आप लोग इसको क्वेश्चन कर लोगे, और जिसने वो वाले 2 क्वेश्चन जिसने सोल्व कर लिए होंगे, है ना, पिछले वाले जो मैंने अभी आप लोगों को करवाए ये वाले, तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लोगे। बस थोड़ा सा मामला जो है वो थोड़ा सा ऑपोजिट दिया हुआ है, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ऑपोजिट दे रखा है तो वैल्यूज माइनस में आ जाएगी, है ना। 3 है तो 3 का तो मल्टीपल करना ही करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने हैश का नियम डिस्कस किया, और हैश के नियम से पहले तुम लोगों ने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की। लगभग हमारा चैप्टर बेटा जी ये फिनिश हो चुका है। अगली क्लास में बस अपने जो चैप्टर जो बचा हुआ है उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कुछ चैप्टर हो सकता है एक क्लास और लगे आप लोगों की इस चैप्टर की, और हो सकता है कल की क्लास के अंतर्गत आपने जो ये चैप्टर है उस चैप्टर को अपने फिनिश कर देंगे। और जैसे ही फिनिश करेंगे इस चैप्टर को, फिनिश करने के बाद में फिर अपने बेटा जी जो मोस्ट क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के या अदर चैप्टर के या किसी भी चैप्टर्स के, उन मोस्ट क्वेश्चंस को भी अपने 1 बाय 1 करके अपने हर चैप्टर के क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना, और वादा ये करो बेटा जी कि जो चैप्टर तुम लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं उन चैप्टर्स को दोबारा वापस आप लोग रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो। क्योंकि जब आप लोगों को ये मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को मिलने लगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर कल की क्लास के साथ में, और कल की क्लास में हो सकता है कि इस चैप्टर को अपने फिनिश कर दें, और उसके आगे फिर अपने जो भी अपना जो टारगेट होगा, जो भी अपने प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग फिर अपने चलेंगे। ठीक है बेटा जी, मिलते रहना, और ये वाला क्वेश्चन जरूर करके आना आप लोग। मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तो आज की क्लास को लिए जय हिंद, जय भारत।